मैं श्रीमती सुभद्रा यादव, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का सामाजिक विषय की कक्षा में स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है समकालीन भारत 2 भूगोल पाठ 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था परिवहन के साधनों पर निर्भर है। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करें। मुख्य बिंदु परिवहन के साधन। पहला स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन, चौथा संचार सेवाएं, पांचवा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, छठा पर्यटन। बच्चों, आज इन 6 बिंदुओं में हम सिर्फ 2 ही बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, स्थल परिवहन और जल परिवहन। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। बच्चों, परिवहन के साधन हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से सरल और सुगम बनाते हैं तथा इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए इसे भी जानें। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। बच्चों, 3 चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है: भोजन, कपड़ा और मकान। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम अपने प्रतिदिन के जीवन में करते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, फर्नीचर के सामान, सौंदर्य प्रसाधन आदि। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरत दूसरे स्थान से लाकर पूरी की जाती हैं। बच्चों, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन बहुत सी वस्तुओं को हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल तक अपने आप नहीं पहुंच जाती। बच्चों, वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल तक अपने आप नहीं पहुंच जाती। वस्तुएं तथा सेवाएं आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। बच्चों, वस्तुओं तथा सेवाओं को ले जाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। बच्चों, एक दुकानदार अपनी दुकान पे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को ला करके इकट्ठा करता है। उसे उन स्थानों से अपने दुकानों तक लाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। हमें उस दुकान से अपने घरों तक लाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। बच्चों, एक व्यक्ति जिन वस्तुओं को, जिन उत्पाद के साधनों तक उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। हमारे देश की विकास गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पाद के साथ उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। बच्चों, एक किसान खेत में गन्ना बोता है और उस गन्ने को यदि परिवहन के अभाव में चीनी मिलों तक न पहुंचाए तो उस गन्ने का उत्पादन उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। बच्चों, स्थल, जल तथा वायु। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। परिवहन का साधन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? साधन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। बच्चों, संचार के साधन, सक्षम परिवहन आज विश्व और राष्ट्र में व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बच्चों, किस प्रकार से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के साधन हमारी सहायता करते हैं, आइए इसे भी जानें। स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत हम सड़क तथा सड़क परिवहन के बारे में जानेंगे। भारत विश्व की सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल 54.7 लाख किलोमीटर है। बच्चों, भारत में सड़कों का जाल बहुत ही विस्तृत है, 54.7 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। बच्चों, रेल परिवहन से पहले सड़क तथा सड़क परिवहन का निर्माण किया गया। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन सबसे अधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। सड़क हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए उसके महत्व को जानें। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़क की निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ ढलान तथा पहाड़ी क्षेत्रों में निर्मित की जा सकती है। बच्चों, सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। लागत से मतलब है जो सड़क बनाने में खर्च आता है उसे हम लागत कहते हैं। बच्चों, ये ऊबड़ खाबड़ ढलानों, पहाड़ी क्षेत्रों, सुरंगों, नदियों पे पुल बना करके सड़कों का निर्माण किया जाता है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। बच्चों, थोड़े व्यक्तियों को कहीं जाना हो, थोड़ी दूरी तय करनी हो, थोड़े सामानों को कहीं लेकर के चलना हो तो सड़क परिवहन हमारे लिए सबसे सस्ता साधन है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। बच्चों, दूर दराज से जब हम किसी वस्तु को लेकर के आते हैं तो हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। वो छोटे परिवहन होते हैं जो हमें हमारे घरों तक आसानी से पहुंचा देते हैं। बच्चों, उस पे सामान चढ़ाना और उतारना बहुत आसान है तथा खर्च भी बहुत कम होता है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री मार्गों को जोड़ती है। बच्चों, एक व्यापारी जब वस्तुओं को रेलवे स्टेशन पे उतारता है, वायुयान द्वारा हवाई अड्डों पे उतारता है, समुद्री मार्गों द्वारा समुद्र के किनारे उतारता है, तो वहाँ से हमें क्षेत्रीय स्थानों पर लाने के लिए सड़क परिवहन की आवश्यकता होती है। भारत में सड़क की क्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आइए जानें। पहला, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। भारत सरकार नई दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। आइए बच्चों इसे नक्शे में देखें। दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, इस तरह से 6 लेन वाली सड़कों का निर्माण किया गया है। ये सड़कें चारों मेगा सिटी को जोड़ती हैं, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। इन सड़कों का प्रमुख उद्देश्य 2 शहरों के बीच की दूरी को कम करना तथा परिवहन गति को तेज करना है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। पहला, उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। दूसरा, पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर बच्चों आसाम में है और पोरबंदर गुजरात में है। आइए इसे भी हम नक्शे में देखें। बच्चों, ये श्रीनगर से
कन्याकुमारी तक। एक गलियारा, दूसरा गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। इनकी देखरेख भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग। यह राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं तथा प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर के दक्षिण तथा पूर्व के पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। बच्चों, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर शाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा से मुंबई तक है। बच्चों, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग केरल में है जो 6 किलोमीटर लंबा है। तीसरा है राज्य मार्ग। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य मार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। चौथा है जिला मार्ग। यह सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद को है। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत में वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। बच्चों, गांवों से शहरों की तरफ जो सड़कें जुड़ती हैं वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत उसका कार्य किया जाता है, उसका रख रखाव किया जाता है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। बच्चों, गांव की कच्ची सड़कों को पक्की सड़क बना करके शहरों से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। सीमांत सड़कें, सीमा से सटे हुए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया जो इन सड़कों की देखरेख करता है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया गया है। बच्चों, सड़कें 2 प्रकार की बनाई गई है, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। कच्ची सड़कें बालू, मिट्टी, कंक्रीट से बनी होती हैं और पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल से बनाई जाती हैं। बच्चों, ये सड़कों के कुछ चित्र हैं। ये गांव की सड़कें हैं, ये शहर की चौड़ी सड़कें हैं, ये सुरंगों में जाने वाली सड़कें हैं और ये 6 लेन वाली सड़कें हैं। अभी हमने स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क के बारे में पढ़ा। आइए स्थल पर चलने वाले एक और परिवहन के बारे में जानें, रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। बच्चों, आपने ट्रेन देखा होगा। ट्रेन में यात्री यात्रा करते हैं। वस्तुएं जो
हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा पाते, उन वस्तुओं को ले जाने के लिए ट्रेनें बनाई गई हैं। पिछले 150 वर्षों से अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। बच्चों, रेलवे द्वारा हमारे देश का बहुत अधिक विकास होता है। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरती है। बच्चों, रेलवे लाइन का निर्माण करते समय रेलवे लाइन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी छोटी पहाड़ियों, सुरंगों, नदियों के ऊपर पुल बना करके रेलवे लाइन का निर्माण किया जाता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। बच्चों, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे रेलवे लाइन बिछाते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में जहां रेत हैं, गुजरात के दलदली भाग जहां दलदल अधिक पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन का निर्माण करना कठिन है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड जहां घने जंगल पाए जाते हैं, वहां रेलवे लाइन का निर्माण करना कठिन है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना एक टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं पूर्णतया समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। बच्चों, आज रेल हमारे लिए परिवहन का बहुत ही अच्छा साधन है, लेकिन बहुत से लोग इस रेलवे लाइन को तथा रेलवे को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, जगह जगह चैन खींच करके गाड़ियों को रोक देते हैं, जिससे गाड़ियां अपने समय से अपने निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंच पाती। इससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। बच्चों, ये कुछ ट्रेनें दिखाई गई हैं। ये माल ढोने वाली ट्रेनें हैं, ये राष्ट्रीय ट्रेनें हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनें हैं। अभी हमने रेलवे के बारे में पढ़ा, रेल परिवहन के बारे में पढ़ा। बच्चों, अब हम स्थल पर चलने वाले एक और परिवहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पाइपलाइन। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े बड़े विद्युत गृह तक पहुंचाने में किया जाता है। बड़े बड़े ताप विद्युत गृह तक पहुंचाने में किया जाता है। बच्चों, बहुत पहले इस पाइपलाइन का प्रयोग सिर्फ उद्योगों और कारखानों में पानी पहुंचाने का काम किया जाता था, लेकिन आज गैस, पेट्रोल, डीजल आदि पहुंचाने का काम किया जाता है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहयान्तरण, देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं। बच्चों, पाइपलाइन बिछाने की जो लागत है वो बहुत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत बहुत
कम है। बाह्यांतरण यानी इसे बिछाना कठिन है, इसमें समय लगता है, लेकिन हानियां, दुर्घटनाएं इसमें नहीं के बराबर हैं। बच्चों, ये पाइपलाइन के कुछ चित्र हैं। इस प्रकार से पाइपलाइन बिछा करके हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। अभी हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन के बारे में पढ़ा। अब इसके दूसरे मुख्य बिंदु जल परिवहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। बच्चों, बहुत प्राचीन काल से लोग जल परिवहन द्वारा समुद्रों में यात्राएं करते आ रहे हैं। बड़ी बड़ी वस्तुओं को ढोने के लिए ये सबसे अच्छा साधन है। बच्चों, ट्रक है, कार है, मोटर है, जहाज है, मशीनें हैं, उत्पाद की वस्तुएं हैं, जिन्हें रेल परिवहन द्वारा आसानी से ले जाया जा सकता है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14.5 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग, जो 1,620 किलोमीटर लंबा है, राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। सदिया व दुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। केरल के पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक 205 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। काकीनाडा और पांडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग। इन सबके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का लगभग 95% व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। कुछ समुद्री पत्तन हैं, आइए हम उसके बारे में जानें। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। यह प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। कांडला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है, यह एक ज्वरीय पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रख करके इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान करता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरम पत्तन है। यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है।
चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। बच्चों, चेन्नई का जो पत्तन है वो बहुत ही पुराना पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामानों के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। बच्चों, व्यापार की दृष्टि से मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। जलीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया। बच्चों, इस प्रकार से हमने जल परिवहन के बारे में पढ़ा। जल परिवहन एक बहुत ही अच्छा साधन है। अनेक पत्तनों द्वारा बहुत अधिक व्यापार किया जाता है। ये हमारे लिए जल परिवहन बहुत ही अच्छा साधन है। बच्चों, अभी हमने मुख्य बिंदु, स्थल परिवहन तथा जल परिवहन के बारे में पढ़ा। आइए इसके गृह कार्य के बारे में जानकारी हासिल करें। बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, जलीय पत्तन किन किन प्रदेशों में आयात निर्यात करता है। बच्चों, इन 2 प्रश्नों को हल करिएगा। पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम मुख्य बिंदुओं के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।